नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है ईटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। और हमारे आज खास मेहमान हैं चर्चा में लकी कठेरिया जी, ऋषि राज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता महासंघ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषि राज जी, आपका ईटीवी न्यूज चैनल जी। तो भारतीय जनता महासंघ कब से जो है आप चला रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। और क्या जरूरत पड़ी, किस विजन को, किस मिशन को लेकर के भारतीय जनता महासंघ की आपने स्थापना की? जी। देखिए, मैं 2022 में संगठन का गठन किया हमने। उससे पहले मैं कई अन्य संगठनों में काम करता था। समाज पीड़ित जब होता है, जितने भी संगठन हैं या जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। समाज के लिए मजबूती से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम लोग भी संगठन में जब काम करते थे और संगठनों में, तो हमारी टीम काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने विचार किया कि खुद का एक संगठन खड़ा करते हैं जो समाज, शोषित, वंचित और मजदूरों की आवाज़ हम लोग उठाएंगे। और उसी मिशन पे हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। समाज के दुख दर्द में समाज के साथ खड़े होते हैं और जाके लोगों की मदद करते हैं। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होती है और सिर्फ समाज हित के लिए, इस हित के लिए बात करते हैं। किस प्रकार की शुरुआत में परेशानियां आई संगठन को बनाने के बाद में, और क्या नई नई परेशानियां आपको देखने को मिली समाज में? जिस तरह से 2014 के बाद में डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, तो डिजिटल इंडिया में आपको क्या लगा कि समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं सरकार से, या फिर हल हो रही हैं, नई समस्याएं पैदा हो रही हैं? मैं कम, आवाज कम आ रही है आपकी। जी, अभी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है, थोड़ा कम आ रही है। जी, सरकार के जो नए तमाम उपक्रम चले हैं, तो आपने जब से संगठन बनाया है उसके बाद से आपको क्या लगा है, इन नई परेशानियों को लेकर के आप जो है बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी कि किन किन परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ा है आपको, और क्या नई नई परेशानियां लोगों की आपके सामने आई हैं, किस प्रकार की परेशानियां हल की हैं अभी तक आप भारतीय जनता महासंघ? परेशानियां सर ये रही हैं आज तक जो हम लोगों के सामने आई हैं कि लोग जब विवाद हो जाते हैं, जब होते हैं, तो लोग राजनीति करते ज़्यादातर। और हम लोगों ने राजनीति नहीं की कभी भी किसी भी घटना पे या किसी भी समस्या पर। हम लोग जन सेवा की है लोगों की, और उन्हीं मुद्दों पे हम लोग कार्य करते हैं। हमें राजनीतिक या अन्य किसी बात पर हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता, और ना हम राजनीतिक बात करते हैं कभी भी। हम सिर्फ समाज हित के लिए, देश हित के लिए बात करते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले का ही मामला था, एक घटना थी, उसमें हम गए थे। उसमें एक लड़की की मर्डर हो गया था, उसका मार के उसको टांग दिया। उसमें जाके हम लोगों ने मदद की। तो हम लोग ऐसे ही विषयों पे कार्य करते हैं, अन्यथा हम किसी विषय पे बात नहीं करते हैं। जी, सरकार बदली है तो आपको लगा है कि कुछ बदला है, सिस्टम में कोई बदलाव देखने को मिला है? पुलिस प्रशासन में कुछ बदलाव देखने को मिला है? उनकी जो पुरानी आदतें थी वो कुछ बदली हैं? अंग्रेजी राज जैसा जो उनके ऊपर भूत सवार होता था, तमाम तरह की जो यातनाएं और जो है पीड़ित को परेशान करने का जो कार्य होता था, वो बंद है या फिर अभी भी जारी है? नहीं, बदलाव है, काफी बदलाव है। सुनवाई भी होती है लोगों की। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा जंगल राज नहीं है। अब काफी परिवर्तन है अब, और थोड़ी बहुत समस्या तो हर सरकार में आती है। जी बिल्कुल। तो बाकी तो सब ठीक। बड़ी समस्या जो देश के अंदर हमारी है, वो छुआछूत की एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि पहले से बहुत ज्यादा कमी आई है, और इन जो है चीजों से अभी भी जो है निजात की जरूरत है? लोगों को जो है एक साथ मिलकर के चलने की जरूरत है, भाईचारे की आवश्यकता है। बिल्कुल। देखिए, युवाओं को लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि युवाओं को बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपने खुद के विवेक से कार्य करना चाहिए उन्हें। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी चल रही है, गलत जानकारियां आना, गलत सलाहें आना, अच्छे लोगों के बारे में गलत जानकारियां देना,
तो उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए खुद में, यानी कि लोगों की बातों में। आज जैसे कि आज की राजनीति में अगर राजनीतिक बात करें आप, तो राजनीति में क्या है कि अच्छा कार्य कर रहा है उसका भी उनको गलत तरीके से दर्शाया जाता है कि ये इन्होंने गलत किया है, जबकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो गलत कर रहा है वो तो गलत कर ही रहा है। तो इस वजह युवाओं को थोड़ा विवेक से कार्य करना चाहिए, कुछ सोचना समझना चाहिए, अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए लोगों को। उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर जो है बनके तैयार हो गया है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के, क्योंकि राम मंदिर जो है, जो 550 साल पुराना जो है केस है, जिसको लेकर के समय समय पर कई बार कई चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो शायद इतिहास बन के रह जाएंगे, लेकिन फैसला है, उसके बाद राम मंदिर बना है। निश्चित तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं एक, जब हम टूरिज्म की बात करें तो उससे भी राजस्व जो है बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश का विकास भी जो है निश्चित तौर पर होगा। जी, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर जो है वो एक आस्था का विषय है, और हमारी भी आस्था है राम में। मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व जितना हिंदू वर्ग है उसकी सभी की आस्था है राम में, और खुशी का माहौल भी है। अगर आप धर्म के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राम मंदिर बनना भी था और फैसला आने के बाद मजबूती से उस पर कार्य भी किया है, और बहुत अच्छा है। मैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जी, जो युवा है उसको लेकर के क्या कहेंगे, और बेरोजगारी पर आपकी जो है क्या राय है? बेरोजगारी को भी आपने देखा होगा, तो लगातार आप वर्षों से जब समाज सेवा कर रहे हैं, तो बेरोजगारी को लेकर के आप क्या कहेंगे? किस प्रकार की बेरोजगारी है लोगों के बीच में? देखिए, खर्चे लोगों के ज़्यादा हैं, इनकम कम है, और हम तो गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मैंने देखा भी है कि ज़्यादातर लोग काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर एक्टिव रहना का उनका काम है। वही टिकटॉक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे विशेष ध्यान है, ना कि वो अगर रोजगार में, या सरकारें काफ़ी योजनाएं चला रही है, ऐसा नहीं है, काफ़ी योजनाएं चल रही है सरकार की, और इंसान जितने युवा हैं उसमें अगर गौर करें तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, मगर खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ युवा तो उसमें मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। जी, तो उत्तर ये है प्रदेश में महिलाओं बेरोजगारी। की स्थिति है, आपने जब देखा होगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी है? क्या जो पहले महिलाओं को जितना परेशान किया जाता था, शोषण होता था, चाहे वो दहेज को लेकर के हो या फिर घरेलू हिंसा हो, घरेलू मारपीट हो, उसको लेकर के आपने क्या देखा है कि कुछ कम हुआ है, या फिर आप धीरे-धीरे जो है लोग समझदार हो गए, बंद कर रहे हैं कानून के डर से? मैं एक समझ नहीं पाया, थोड़ा सा दोबारा बताएंगे? मैं महिलाओं पर बात कर रहा था कि महिलाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे? महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती थी, जो दहेज मांगा जाता था, तो वो जो घटनाएं आती थी जलने की, मरने की, और इस तरह की घटनाएं जो है जो महिलाओं को लेकर के, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वैसी घटनाएं कम हुई हैं? घटनाएं कम हुई हैं, अब घटनाएं कम हो रही हैं, अब तो काफ़ी मेरे हिसाब से हमारे पास संगठन में, अब पहले जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी 2012 में मैंने संगठन से सेवा चालू की थी, संगठन माध्यम से, और 2022 में अपना किया। उससे पहले कई घटनाएं होती थी, अब ऐसा नहीं, कम दिखाई देता है, घटनाएं कम हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा पे तो काफ़ी मजबूती से कार्य हो रहे हैं, तो अब घटनाएं कम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा घटनाएं नहीं होती अब। महिलाओं की भारतीय सुरक्षा पे तो जनता बहुत मजबूती से महासंघ का प्रशासन भी काम कोई भारतीय जनता महासंघ का कोई अपना अगर लक्ष्य है, कोई मिशन है, कोई विजन है, युवाओं के साथ शेयर आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है बताएं, स्वागत है आपका। देखिए, भारतीय जनता महासंघ समाज सेवा के लिए है, समाज की सेवा कर रहा है, और समाज के उन दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज़ बनकर संगठन समाज के लिए कार्य कर रहा है। उसमें महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं, अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। तो मैं मजबूती से, हमारा संगठन कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा, लगा हुआ है समाज के लिए। सरकार का, पुलिस प्रशासन का सहयोग लगातार मिल रहा है संगठन को। वहां पर जो संगठन और भी हैं लड़ने वाले, तो सरकार की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है? पिछली सरकारों में बेहतर सहयोग मिलता था, या इन सरकारों में जो है, इस सरकार में, वर्तमान सरकार में सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है?
जी, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से पूर्ण मदद मिलती है, कहीं घटना हो जाती है या कहीं अगर हम लोग मदद करते हैं, प्रशासन की तरफ पूर्णतः मदद मिलती है। जी। प्रशासन, शासन की देश दोनों के की मदद अंदर मिल जाती है। जी, देश के अंदर प्रधानमंत्री का चेहरा किसे आप मानते हैं वर्तमान में? अगर कोई मोदी जी के अलावा कोई चेहरा पूछा जाए, तो किसे आप देखते हैं कि कौन-सा चेहरा हो ये तो सकता है? राजनीतिक केशव जी, ये तो राजनीतिक सवाल हो गया। अब राजनीतिक नहीं है तो लोगों की चॉइस है। वोटर आप भी हैं, हम भी हैं। मुझे ये लगता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो राजनीतिक ना होकर के कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हम तलाश करें। क्योंकि अगर विपक्ष की तरफ देखें तो बहुत सारे चेहरे हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी जी तो चलिए अब साइड कर दिए गए, कांग्रेस ने खुद ही कर दिया है, देखिए खड़गे साहब मैं हैं, ये नीतीश कुमार देखिए हैं, तो बहुत सारे चेहरे हैं, उनमें से लगता है आपको कि उन चेहरों में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए, मैं आपको अपनी बात बताऊँ कि जो देश हित के लिए, समाज हित और युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसमें अगर जो व्यक्ति कार्य करेगा, चाहे माननीय मोदी जी हों और चाहे अखिलेश जी हों, चाहे बहन जी मायावती जी हों या अन्य कोई पार्टी का नेता हो, मैं उसके साथ हूँ। जो समाज और देश हित की बात कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ। जी। आरक्षण को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि देश भर में कई बार जो है ये मुद्दा उठता रहता है, बनता है, बिगड़ता है, फिर पार्टियां आती हैं, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे करती हैं, कुछ पार्टियां विरोध करती हैं, कुछ पार्टियां पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। आरक्षण को लेकर के कैसे देखते हैं? क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी भी हमेशा उन्होंने कहा है और लिखित भी है कि 20-30 साल रहना चाहिए, उसके बाद लोग काबिलियत के आधार पर जो है रहें। क्योंकि जिनके परिवारों में एक बार अगर आरक्षण के आधार पर उनको अगर फायदा मिला है, तो उनको ये चाहिए कि वो अपने पड़ोस में किसी को दे दें, लेकिन वो ये पड़ोसी को न चाह करके वो अपने परिवार में ही रखते हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे कि समाज को बढ़ाने के लिए सभी लोगों की भूमिका ज़रूरी है या फिर वो केवल एक परिवार में ही वो सिमट के रह जाए? जी। देखिए, जिस आधार से आरक्षण मिल रहा है लोगों को और अभी जो स्थितियां हैं लोगों की वो उस तरीके से अनुकूल नहीं हो पाई हैं जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया था, तो उस तरीके से अभी तक अनुकूल नहीं हो पाई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा दौर नहीं आया है कि क्योंकि काफी ये आपकी बात सही है कि लोग बगल वाले को लाभ दे, मगर ऐसा होता नहीं है। और समाज में, दलित समाज में आप ओबीसी ले लीजिए, एससी में काफी लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आरक्षण का तो ठीक है, जैसा है वो ठीक ही है, उसमें मैं समझता एजुकेशन हूँ को ठीक लेकर है। के क्या कहेंगे? जो आज की शिक्षा है, जो एजुकेशन है, जी उसको लेकर के क्योंकि बहुत महँगी शिक्षा हो गई है, बहुत महँगी एजुकेशन हो गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? एक प्राइवेट विद्यालय में एक मज़दूर का बेटा पढ़ ही नहीं सकता, इतनी महँगी फीस हो गई है, ऊपर से ट्यूशन की फीस हो गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या एक समान एजुकेशन की नीति नहीं होनी चाहिए? या तो सभी को निःशुल्क या फिर कम शुल्क या फिर इतनी महँगी पढ़ाई कौन पढ़ा पाएगा? जो आम मज़दूरों के बच्चे हैं, वो कैसे जो है हायर कर सकते हैं इस एजुकेशन को? तो इस एजुकेशन को मैं आप कैसे देखते हैं? जी। देखिए, शिक्षा बात सही है आपकी, काफी महंगी हो गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रेजेंट वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ शिक्षा पे थोड़ा फोकस दे और मेरे हिसाब से निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कोचिंग सेंटर अपने चालू करवा रहे हैं, भारतीय जनता महासंघ के द्वारा 2 लोग चला भी रहे हैं हमारे, और शिक्षा को निःशुल्क होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और हम लोग सरकारी विद्यालयों में बच्चों को 7वीं क्लास तक फेल नहीं कर सकते हैं। क्या यह नीति सही है? आप मानते हैं सरकारों की ये नीति, क्योंकि बच्चों का विकास ही नहीं हो पाएगा, बच्चों को पता है 7वीं तक हम फेल ही नहीं होंगे। तो सरकारी विद्यालयों में जो 7वीं तक फेल न करने की जो प्रथा चलाई गई है, आपको लगता नहीं है कि 7वीं तक फेल बच्चे को भी अगर आप पास करते रहेंगे तो वो 8वीं, 9वीं, 10वीं में कैसे वो ग्रो कर पाएगा? विकास कैसे होगा उसके मस्तिष्क का और कैसे वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकेगा या पढ़ सकेगा? क्योंकि यही तो उम्र होती है। तो 1 क्लास से लेकर के 7वीं क्लास तक उसको पास करना कंपल्सरी कर दिया गया है। इसको लेकर के कैसे देखते हैं सरकारों का ये जो रूल है? इस पे पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। और जिस तरीके से ये योजना लाई है सरकार लाई है, तो उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि अगर 7वीं तक पास होते रहेंगे बच्चे
तो आगे वो नहीं विरोध कर पाएंगे। अगर उनको इस तरीके का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो आगे की जो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर वो हाई स्कूल इंटर में जब जाएंगे बच्चे तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो पुनः इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, मेरे हिसाब से पुनः विचार करना चाहिए। नया बिल आया है, हिट एंड रन कानून आया है ड्राइवरों को लेकर के। ड्राइवर पूरे देश में नाराज भी हुए। आपको क्या लगा, इस कानून में कोई है कमी? ऐसा कुछ लगा आपको कि 10 साल की जेल नहीं होनी चाहिए या फिर 7 लाख का जो जुर्माना बोला गया कि उनको देना चाहिए? किसी ड्राइवर के घर में अगर 7 लाख 10 लाख अगर रुपए होगा तो वो बिजनेस नहीं छोटा मोटा कर लेगा। कैसे देखते हैं आप इस कानून? देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एक बार निवेदन भी करूंगा कि इस बिल पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति पे 7 लाख रुपए होंगे तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा? मैं समझता हूँ गाड़ी तो हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं और भी घर में, तो इस पे थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, उस पर पुनः विचार होना चाहिए। ओके। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के देश भर में तमाम बातें होती रहती है और बिल्कुल ये मानते भी है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है हमारे संसाधन कम हो रहे हैं, हमारी जो है आजीविका चलाना आने वाले समय में कम हो जाएगा। तो क्या लगता है कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाना चाहिए? चीन में आया 10 साल पहले, 15 साल पहले ही आ गया, तो भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन तो उतने ही हैं, कमाई के जरिए उतने ही हैं, राशन तो उतना ही है। तो इसको लेकर के जिस तेजी से बढ़ रही है पूरी दुनिया, तो ये जो जनसंख्या विस्फोट कल को हो जाए, जो हमने पढ़ा भी है, तो जनसंख्या विस्फोट हो इससे पहले अगर उसको नियंत्रित कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? बिल्कुल, जनसंख्या वाला कानून जो आप बता रहे आना चाहिए इसमें, और सरकार को इस पर मजबूती से कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं उतनी है, जमीन भी उतनी है, सारी व्यवस्थाएं उतनी है। तो मैं समझता हूँ जनसंख्या पे जरूर मजबूती से कानून बनाए, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मजबूती से कार्य करे सरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में बांटने की बात होती है कि उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड अलग कर दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग कर दीजिए, या कुछ हिस्सा जो है वो दिल्ली के एनसीआर में मिला दीजिए। कितना सहमत है कि उत्तर प्रदेश को क्या होने की जरूरत है या उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ही रहने की जरूरत है? जी दोबारा सर, आवाज नहीं मैं समझ पाया। जी, उत्तर प्रदेश को लेकर के भारत के अंदर एक बातचीत चलती है कि बुंदेलखंड का हिस्सा अलग हो जाए, उत्तरी पश्चिमी का हिस्सा अलग हो जाए। तो उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में अलग होने की जरूरत है या उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ही रहने की जरूरत है? देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या का प्रदेश है और मजबूत प्रदेश है। यहाँ आस्था और सामाजिक सारी दृष्टिकोण से मजबूती से कार्य कर रही है, और मैं समझता हूँ कि बंधा हुआ देश है, अभी बंधा हुआ प्रदेश है, उसको बना ही रहना चाहिए और अलग होने में कोई बेनिफिट भी नहीं है। सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, ऐसा नहीं है कि उसको देख नहीं पा रही है। माननीय योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ उनका विकास हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक रहना चाहिए उत्तर प्रदेश। कहीं ना कहीं आपके अंदर राजनीतिक जो झलक है, जो आपने कहा था कि राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन अंत में आप स्वीकार रहे हैं इस चीज को, कुछ छूट गया हो जिसे आप कहना चाहते हो एडीबी के माध्यम से, वो भी आप कहें, और कोई अपील अगर युवाओं से, सरकार से, सिस्टम से, प्रशासन से, लोगों से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, जो सरकार अच्छा कार्य कर रही होती है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उनकी सरकार में कुछ अच्छे कार्य हुए थे, मैंने उसके बारे में भी कहा था एक बार डिबेट में कि अच्छा कार्य किया, और माननीय योगी जी की सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है। दूसरी बार सरकार है उनकी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत धन्यवाद मेरा, जो अच्छा काम है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। होती है तो मैं बता भी देता हूँ, कानून पे आया मैं बता दिया भाई, कानून जो लाए हैं माननीय गृह मंत्री जी, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति के पास पैसा होगा तो वो ड्राइवरी करेगा ही क्यों? तो जो चीज गलत होती है मैं उस पर गलत बोल देता हूँ। और बाकी सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे, युवाओं से कोई अपील करना चाहेंगे, सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे, प्रशासन से कोई अपील करना चाहेंगे? भारतीय जनता महासभा मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा केवल कि 2024 का चुनाव आ रहा है, लोग लॉलीपॉप देंगे आपको अनगिनत ऐसी योजनाएं बताएंगे जिसका आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के विचार कर अपना मतदान करें, लोकतांत्रिक देश है, और
अपनी शिक्षा पर, अपने विकास पर, अपने परिवार की सुरक्षा पर और अपने देश की सुरक्षा पर विचार करके ही आप 2024 में वोट करें। बाकी मजबूती के साथ कार्य करें। और सरकार से मेरी निवेदन भी है कि शिक्षा पर जो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, इतनी महंगाई हो गई है शिक्षा पर, इस पे एक बार विचार करें और हो सके तो निःशुल्क हो जाए सर शिक्षा, तो बेस्ट रहेगा। बाकी इतना ही निवेदन है मेरा। हमारा अगर कुछ सवाल दर्शकों के छूट गए हैं तो आप सब लोग हमें जो है लिख करके भी भेजें, ताकि हम ऋषिराज सिंह को फिर दोबारा जोड़ेंगे और फिर सवाल करेंगे। तो हमारे साथ आज जुड़े थे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता महासंघ के हकीकत कटिया जी और ऋषिराज सिंह जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में इतना ही, हम इजाजत। आपको और आपके टीम को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता महासंघ की तरफ से आपको सबको नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका इस वर्ष मंगल में हो। शुक्रिया, आभार और आपका भी धन्यवाद।